आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आजकल इंटरनेट पर भारत की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग और सरकार के नए आईटी नियमों को लेकर एक सोर्स काफी वायरल हो रहा है। इसके दावे कितने सच हैं और डेटा क्या कहता है, बिना किसी राजनीतिक शोर शराबे के सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरे मामले की गहराई तक जाएंगे। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में बांटेंगे। पहले बात करेंगे प्रेस फ्रीडम की मौजूदा स्थिति पर, फिर सोशल मीडिया पर बढ़ती पाबंदियों पर, इसके बाद नए आईटी नियम और उनके असर को समझेंगे। आखिर में सरकार का क्या तर्क है और इसके खिलाफ हो रहे विरोध और कानूनी चुनौतियों पर नजर डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेस फ्रीडम की आज की स्थिति की। देखिए, सोर्स ने अपनी बात की शुरुआत हवाई दावों से नहीं, बल्कि सीधे ग्लोबल डेटा से की है। 2026 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक भारत 6 पायदान नीचे खिसककर 180 देशों की सूची में 157वें नंबर पर आ गया है। और सच कहें तो यही वो एक आंकड़ा है जिस पर इस पूरी बहस की नींव टिकी है। अब जब इन आंकड़ों की तुलना हमारे पड़ोसी देशों से की जाती है तो तस्वीर थोड़ी और साफ होती है। सोर्स खास तौर पर इस बात को हाईलाइट करता है कि भारत अब नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे अपने सभी पड़ोसियों से भी नीचे खिसक गया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी 153वें पायदान पर है। इस पूरे रीजन में सिर्फ चीन ही वो देश है जो 178वें नंबर के साथ रैंकिंग में नीचे है। ये रैंकिंग्स सोर्स के उन दावों को काफी हद तक मजबूती देती हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद हमारा ध्यान जाता है सोशल मीडिया पर बढ़ती पाबंदियों की तरफ। डिजिटल सेंसरशिप की असल हकीकत इन आंकड़ों में बिल्कुल साफ नजर आती है। साल 2023 में 6000 ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक करने के ऑर्डर्स पास हुए थे। 2024 में ये दोगुने होकर 12000 हो गए और 2025 के अंत तक ये आंकड़ा 24000 तक पहुंच गया। मतलब सोर्स के मुताबिक सिर्फ 3 सालों के अंदर कंटेंट ब्लॉक करने के आदेशों में सीधा 4 गुना का उछाल आया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब सवाल ये है कि ये पाबंदियां सबसे ज्यादा असर कहां डाल रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि सरकार के 60% ब्लॉकिंग ऑर्डर्स सीधे सीधे एक्स यानी जो पहले ट्विटर था उस पर आते हैं। इसके बाद 25% नंबर आता है फेसबुक और इंस्टाग्राम का, और फिर 5% यूट्यूब का। तो इसका मतलब यह है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट सबसे ज्यादा रडार पर हैं। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे अहम हिस्से पर, नए आईटी नियम और उनका असली प्रभाव। आखिर इन धड़ाधड़ आते ब्लॉकिंग ऑर्डर्स के पीछे का मैकेनिज्म क्या है? पुराने नियमों और इस नए ड्राफ्ट को आमने सामने रखकर देखें तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। पहले सिस्टम ऐसा था कि सरकार सिर्फ एक एडवाइजरी या सुझाव देती थी, प्लेटफॉर्म्स को जवाब देने के लिए पूरे 36 घंटे मिलते थे और जिसका कंटेंट है उसे प्रॉपर नोटिस जाता था। लेकिन अब ये एक अनिवार्य कानून बन गया है। जवाब देने का टाइम 36 घंटे से घटाकर सिर्फ 3 घंटे कर दिया गया है। और अगर प्लेटफॉर्म्स नहीं माने तो वो अपना लीगल प्रोटेक्शन, जिसे सेफ हार्बर कहते हैं, हमेशा के लिए खो सकते हैं। एक और बहुत बड़ा बदलाव जो सोर्स पॉइंट आउट करता है वो है डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर की नई परिभाषा। अब इसका दायरा इतना बढ़ा दिया गया है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट क्रिएटर अपने बेडरूम में बैठकर करंट अफेयर्स पर बात कर रहा है तो उसे भी उन सारे जटिल कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स का पालन करना होगा जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर लागू होते हैं। बात यही खत्म नहीं होती। सोर्स का ये भी दावा है कि सरकार आईटी एक्ट के सेक्शन 69A की आपातकालीन शक्तियों का भारी इस्तेमाल कर रही है। इससे होता यह है कि जो पारंपरिक जुडिशियल कमेटी की समीक्षा और नोटिस देने का प्रोसेस है उसे बाईपास कर दिया जाता है। आरोप यह है कि ऐतिहासिक श्रेया सिंगल सुप्रीम कोर्ट केस में जो कानूनी सुरक्षा तय की गई थी उसे एक तरह से दरकिनार किया जा रहा है। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प टाइमलाइन पेश करता है। 2011 से 2014 तक का समय एक नई उम्मीद का दौर था। फिर 2015 से 2020 तक वो समय आया जब जनता का सपोर्ट अपने एकदम पीक पर था। लेकिन 2021 से 2025 के बीच इस धारणा में दरारें दिखनी शुरू हुई और 2025-26 आते आते तो सोशल मीडिया पर लोगों ने खुलकर सवाल पूछने शुरू कर दिए। सोर्स का मानना है कि जैसे जैसे ये पब्लिक सपोर्ट डगमगाने लगा वैसे वैसे डिजिटल स्पेस को कंट्रोल करने की जल्दबाजी भी बढ़ती गई। लेकिन देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो आइए अब सरकार का पक्ष और उनके बताए गए कारण भी देख लेते हैं। वायरल सोर्स भी इस बात को मानता है कि सरकार इन सख्त नियमों के पीछे कुछ बहुत ही असली और गंभीर डिजिटल खतरों का हवाला दे रही है, जैसे कि इंटरनेट पर आग की तरह फैलती फेक न्यूज से निपटना, एआई से बनने वाले खतरनाक डीपफेक्स को रोकना, दिन ब दिन बढ़ते ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम्स पर लगाम लगाना और बच्चों को ऑनलाइन शोषण से बचाना। मकसद बताया गया है कि इंटरनेट को सबके लिए एक सेफ और ओपन स्पेस बनाया जा सके। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। सोर्स अक्टूबर 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए सहयोग पोर्टल का उदाहरण देता है। आधिकारिक तौर पर इसे साइबर क्राइम से लड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन सोर्स का दावा है कि असल में ये पोर्टल राजनीतिक टिप्पणियों को बिना किसी ट्रांसपेरेंसी या जवाबदेही के हटाने का एक मुख्य हथियार बन गया है। और इसी वजह से अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं, जो है विरोध और कानूनी चुनौतियां। इन सब के बीच जनता और बड़ी टेक कंपनियों ने कानूनी रास्ते अपनाने शुरू कर दिए हैं।
एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक केस दायर किया है, जिससे ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि 2025 की शुरुआत में ही 3000 ब्लॉकिंग ऑर्डर्स आ चुके थे। उधर मेटा ने भी रिपोर्ट किया है कि कंटेंट हटाने की रिक्वेस्ट 3 गुना बढ़ गई हैं। और तो और बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही 2024 में सरकार की फैक्ट चेक यूनिट को असंवैधानिक बता चुका है। अब जब विवाद इतना बढ़ गया तो आईटी मंत्रालय को भी एक्शन लेना पड़ा। 7 अप्रैल को टेक दिग्गजों के साथ बंद कमरों में लंबी बैठकें हुईं और नतीजतन इन ड्राफ्ट नियमों पर पब्लिक फीडबैक देने की डेडलाइन को आगे बढ़ाकर 7 मई कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक कंपनियां ही लड़ रही हैं, सिविल सोसाइटी भी पूरी तरह से लामबंद हो रही है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने पब्लिक के लिए एक फीडबैक टेम्पलेट जारी किया है ताकि लोग आसानी से अपनी बात रख सके। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इन नियमों के खिलाफ प्रस्ताव पास किए हैं और सहयोग पोर्टल की ट्रांसपेरेंसी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में नई याचिकाएं भी दायर हो चुकी हैं। साफ दिख रहा है कि इसका जबरदस्त पब्लिक और लीगल विरोध हो रहा है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले सोर्स में इस्तेमाल किए गए एक बहुत ही गहरे कोट पर नजर डालते हैं। यदि स्वतंत्र अभिव्यक्ति सरकार के लिए खतरा है, तो सरकार राष्ट्र के लिए खतरा है। ये विचार हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देता है जहां हम सभी को ये सोचना ही पड़ेगा कि आखिर डिजिटल सुरक्षा को बनाए रखने और लोगों की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने के बीच की वो लकीर कहाँ खींची जानी चाहिए।